एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत तंग करते हैं। क्यों? बच्चों को या तो ऑप्शन मिलती ही नहीं है, जो ऑप्शन वो पिक करते हैं वो क्या होती है? गलत। बेसिकली एमसीक्यूज इस तरह से प्लान किए जाते हैं कि उसके अंदर दो ऑप्शंस ऐसी होंगी जो कंफ्यूजिंग होंगी, दो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो जो दो कंफ्यूजिंग होंगी उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बल्कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स करके भी दिखाएंगे। चलें शुरू करें। ओके, तो हमारी सीरीज जिसका नाम है आज में बैंड चाहिए टारगेट 9 आइए, उसका ये एमसीक्यूज वाला वीडियो है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्या स्ट्रैटेजी होती है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू रीड द मेन क्वेश्चन। एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन क्वेश्चन, उसका 4 ऑप्शंस दी होती हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है जो ऊपर दिया होता है, हम पहले उसको पढ़ेंगे, हमेशा पहले उसको पढ़ेंगे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले उसको पढ़ें, फिर क्या करना है उसके बाद देखें। जब हमने वो क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद फिर हम उसको समझेंगे, उसकी डिमांड समझेंगे, वो क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, जो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हमें एक बार उसकी डिमांड समझ में आ गई, उसके बाद फिर हम कीवर्ड्स मार्क करेंगे, राइट? डिमांड समझेंगे, फिर हम कीवर्ड्स मार्क करेंगे। और कीवर्ड हम क्यों मार्क कर रहे हैं? सिर्फ लोकेशन फाइंड करने के लिए नहीं, उससे आंसर नहीं निकालना आपने। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कीवर्ड के बेस पर हम आंसर निकाल रहे होते हैं। नहीं, हमने आंसर निकालना है डिमांड से, राइट? कीवर्ड सिर्फ हमारी लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करेंगे, राइट? चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पर हमें चले गए, हमने लोकेशन फाइंड कर ली। अब डिमांड और क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? आंसर्स निकालेंगे, है ना? जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हम उसकी लोकेशन पे पहुंचकर उसका आंसर निकालेंगे अपने हिसाब से। जब हमें वो आंसर मिल जाएगा फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे, राइट? वंस अगेन फिर से देख लो क्या है। मेन क्वेश्चन को हमने पढ़ा, केयरफुली पढ़ा, उसकी डिमांड समझी, कीवर्ड से लोकेशन पे पहुंचे, और जो मेन क्वेश्चन था उसका हमने आंसर निकाल लिया, राइट? जो आंसर निकाला है उसको हम जाके ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम ऑप्शन को कंपेयर करेंगे वहां पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग होने वाली हैं, दो ऑप्शन आपको तंग करेगी, दोनों सही लग रही होंगी, वहां पे हमारी हेल्प करेगी डिमांड। हमने फिर से देखना डिमांड क्या थी, डिमांड को जो मीट करेगी वो ऑप्शन हमारी सही आंसर होगा, राइट? चलिए एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ओके, रीडर्स आर सेड टू बार्क एट अ टेक्स्ट व्हेन। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम इसको देखेंगे। तो कह रहे हैं रीडर आर सेड टू बार्क एट अ टेक्स्ट व्हेन। ठीक है, तो बेसिकली हमें बार्क एट अ टेक्स्ट, इसका मीनिंग निकालना है, इसका मतलब क्या होता है हमें ये पता करना है। जब हमें वो मतलब पता लग जाएगा फिर हम ऑप्शंस पर आएंगे। तो ये बार्क एट अ रॉन्ग ट्री, ये ना एक फ्रेज है इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब है कि लेट्स से देयर इज अ डॉग और वो किसी पेड़ पे भौंक रहा है ना? तो पेड़ पे भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पेड़ को, हाँ, किसी इंसान पे किसी और जानवर भौंकता तो शायद फर्क पड़ता। इसका मतलब इट्स अ यूजलेस एक्टिविटी। व्हेन वी बार्क एट अ रॉन्ग ट्री का मतलब होता है एक यूजलेस एक्टिविटी है। बार्क एट अ टेक्स्ट से भी हमें कुछ ऐसा ही आइडिया मिल रहा है, लेकिन हम जाके देखेंगे पैसेज के अंदर कि असल में ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, अ टीचर्स मेन कंसर्न आप ये वर्ड वोकैबुलरी के लिए नोट कर सकते हैं। कंसर्न मींस फिक्र, चिंता करे। एक टीचर का मेन कंसर्न क्या होता है, उसकी मेन चिंता क्या होती है कि वो जो यंग बिगिनर रीडर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको क्या करे, उनकी रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, ये वाली एबिलिटी इंप्रूव करनी है उसने, कि बच्चे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकें और साथ ही साथ उनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, वर्ड्स का मीनिंग क्या है? अ टीचर्स मेन कंसर्न इज टू हेल्प यंग बिगिनर रीडर्स टू डेवलप नॉट ओनली द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बट द स्किल्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर्ड्स मीन। ये दो
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर हमने तो बार्क एट अ टेक्स्ट ढूंढना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। पर ये दिस इज इंपॉर्टेंट, even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it. This is called barking at a text. Now the thing is, जब आप याद करें, जब आप स्कूल में थे, है ना, चाहे इंग्लिश की बुक्स हो या हिंदी की हो या पंजाबी की हो, टीचर क्या कहते थे? हमें कहते हैं ये चैप्टर पढ़ो, सारी क्लास के सामने जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है? तो अब क्या करते थे? वी यूज टू रीड अलाउड। कह रहे कि हो सकता है जो बच्चे हैं वो रीड अलाउड कर सकते हो फ्लुएंटली, लेकिन फिर भी उनको समझ कुछ नहीं आएगा ना। तो टीचर कहता था चलो पढ़ो, हमने पढ़ लिया, उसका फिर पूछते थे हाँ भाई क्या हुआ था इसके अंदर, वो नहीं पता हमें, राइट? तो इसी चीज को क्या कहते हैं? बार्किंग एट टेक्स्ट, राइट? बार्किंग एट टेक्स्ट मतलब क्या हो गया कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। वी आर रीडिंग इट फ्लुएंटली but we are not able to understand what's written there. चलिए अब हम अपनी ऑप्शंस देखें। रीड सेट बाकी टेक्स्ट अपन देखते हैं। दे रीड टू लाउडली, लाउड रीडिंग। चलिए ये एक हमारी ऑप्शन आ गई, लाउड रीडिंग की बात हुई है। देयर आर टू मेनी रिपीटेटिव वर्ड्स, नहीं, रिपीटेटिव वर्ड की कोई बात नहीं हुई। दे आर डिस्करेज्ड फ्रॉम यूजिंग देयर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की कोई बात नहीं हुई। They have difficulty assessing its meaning. assess का मतलब होता है मापना। जैसे आप आज का एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या करेगा? आपके इंग्लिश स्किल्स को मापेगा। इट्स एन असेसमेंट टेस्ट। तो वो कह रहे हैं वो उसकी मीनिंग को असेस करने में उनको डिफिकल्टी हो रही थी। अब हमने देख लिया ये दो तो एलिमिनेशन मेथड से, रीड लाउडली या फिर डिफिकल्टी इन असेसिंग द मीनिंग, ये दोनों हैं, ये फिट होते हैं। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? डिमांड पे जाएंगे। डिमांड क्या कह रही थी हमें? बार्क एट अ टेक्स्ट का मीनिंग चाहिए। बार्क एट अ टेक्स्ट मीनिंग का मीनिंग क्या था? कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मच ऑफ इट। रीड लाउडली उसका मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग क्या है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। तो हमारा आंसर क्या बन गया? आई होप अब तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। लेट्स चेक द आंसर। यही आंसर है आप सबका? ओके, good. Let's move to next question now. The text suggests. करें टेक्स्ट क्या सजेस्ट करता है? टेक्स्ट क्या सजेस्ट करता है? तो जो हमने हमारे पास जो रीडिंग होगी, हमने ये देखना है वो मेनली क्या बात करिए। तो हमने देखेंगे कहीं ऐसा पैसेज के अंदर कोई ऐसा पैराग्राफ हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जो हमें बताए कि हाँ ये हमने इससे मतलब निकाला है, वो हमने ढूंढना होगा। चलिए लेट्स सी हमारे पास पैसेज क्या लेके आया है। Academic journals ranging from educational research, psychology, language learning, psycholinguistics, and so on cite experiments which demonstrate how detrimental pictures are for beginner readers. वो कह रहे हैं कि जर्नल है एजुकेशन रिसर्च के ऊपर, साइकोलॉजी है, लैंग्वेज लर्निंग है, साइकोलिंग्विस्टिक है, और ये सब के सब एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं कि हाउ डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खराब करने वाली, कितनी ज्यादा खराब करने वाली है पिक्चर्स रीडिंग को। कह रहा है जो भी एक्सपेरिमेंट ये सारी चीजें वो सब ये बताती हैं कि जो पिक्चर्स हैं वो बिगनर की रीडिंग को खराब करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द रिसर्च रिजल्ट ऑफ द कैनेडियन एजुकेशन डेल बिलो वर क्लियर एंड कंसिस्टेंट। ये भी एक रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट से क्या एक रिजल्ट आ रहे हैं कि पिक्चर अफेक्टेड स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड द क्लोजर द पिक्चर वर टू द वर्ड स्लोअर एंड मोर एक्यूरेट द रीडिंग बिकेम। तो वो कह रहे हैं ये भी रीडिंग को खराब कर रहा है, ना सिर्फ खराब कर रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है, उसको स्लो भी कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है? बच्चों की जो रीडिंग है वो स्लो हो रही है। तो टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, हमें क्या समझ में आता है, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, कि जब पिक्चर्स यूज की जाती हैं तो बच्चों की रीडिंग पे बुरा असर पड़ता है। असर कैसे बुरा पड़ता है? उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऑप्शन। अब हमने इसका आंसर निकाला, टेक्स्ट में कैसे कर रहा है। अब हम जाएंगे और देखेंगे हमारी ऑप्शंस क्या कहती है। टेक्स्ट में कहता है पिक्चर्स इन बुक शुड बी लेस डिटेल्ड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो कह रहे हैं पिक्चर तो होनी नहीं चाहिए। पिक्चर कैन स्लो डाउन। ओह यस, ये तो हो रहा है।
पिक्चर बुक्स आर बेस्ट यूज व्हेन विद यंगर रीडर, नहीं, वो तो पिक्चर के खिलाफ है यहाँ पर। पिक्चर मेक मॉडर्न बुक्स टू एक्सपेंसिव, पर ऐसी बात ही नहीं। तो इसमें तो दो ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो साफ साफ हमें क्या बता रही है कि हमारा आंसर क्या है, कि उसको स्लो डाउन करता है। आई होप आपने ये आंसर अब तक निकाल लिया होगा, करें चेक। ओके, सो हियर इज आवर आंसर, आंसर फॉर 15 इज बी। चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स के जो एकेडमिक्स हैं, जो स्कॉलर हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, लेक्चरर, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, कौन से, यूनिवर्सिटी के, राइट, स्कूल के या वैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर हैं, कंसर्न, उनको फिक्र थी। आपने देख रहा है उनको फिक्र किस बात की फिक्र है, क्या खाया जा रहा है उनको, राइट, लेट्स सी। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, चलिए दो यूनिवर्सिटीज के नाम ले दिया उन्होंने, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में है ये। इवन हमारा जो आज का एग्जाम है वो बनाती भी ये यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among the undergraduate। अब उनको वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है लिटरेसी अमंग अंडर ग्रेजुएट। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट क्या हो गए, जो यूनिवर्सिटी से नीचे है, मतलब कि जो कॉलेज में पढ़े हैं। अब देखिए जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं उनमें भी क्या आ रही है, उनकी लिटरेसी में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि उनके समझने की पावर कम हो रही होगी। वो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पीछे देखा रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। चलिए एनीवे, हमें क्या नजर आ रहा है कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी जो लिटरेसी में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये है, इस वजह से ये लोग चिंता में हैं, इस चीज की इनको फिक्र है। देखिए हमारी ऑप्शंस, ऑप्शन क्या करिए, यंग पीपल आर शोइंग लेस इंटरेस्ट इन हायर एजुकेशन, कह रहे जो यंग लोग हैं वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ले रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड मॉडर्न एकेडमिक टेक्स्ट, ये हो सकता है, लिटरेसी डिक्लाइन हो सकता है ये हो। एकेडमिक बुक्स आर टू चाइल्डिश फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट, नहीं, बुक्स के बारे में कोई बात नहीं हुई। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टूडेंट लिटरेसी, स्टूडेंट लिटरेसी के अंदर एक सिग्निफिकेंट, एक काफी इंपॉर्टेंट या काफी बड़े लेवल पर चेंज आया है। देखिए ये दो ऑप्शन हैं जो हमें लग रही हैं, ठीक है। अगेन हमने देखना है उनकी चिंता किस बात पर, यहां पे क्या दिखा रहे हैं वो, नोटिसेबली डिक्लाइन इन लिटरेसी अमंग देयर अंडरग्रेजुएट, जो लिटरेसी का डिक्लाइन है वो मेन फिकर है उनकी। लिटरेसी का डिक्लाइन इसमें हो रहा है, तो नहीं समझ रही तो समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी चिंता किस चीज में है, significant change in student literacy, right? So we got our answer. So our answer is D. There has been a significant change in student literacy, which is significant change क्या है, decline हो रही है वो, right? चलिए अब next देखें। Okay, the youngest readers will quickly develop good reading skills if they, okay, if word है यहां पर, this is important। if क्या होता है, कंडीशन है ना, कोई कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो यंगेस्ट रीडर्स हैं, जो सबसे यंग है, यंग जो सबसे छोटे हैं उम्र में, वो जल्दी, क्विकली, एक और एडवर्ब आ गया, वो जल्दी डेवलप करेंगे अच्छी रीडिंग स्किल। अगर क्या होता है, कौन सी कंडीशन पूरी होगी, तो जो यंगेस्ट, जो छोटे रीडर है या जो बच्चे हैं छोटे, वो क्या करेंगे, रीडिंग, गुड रीडिंग स्किल्स को जल्दी डेवलप करें। हमें देखना है किस चीज से रीडिंग स्किल यंगेस्ट रीडर्स के अंदर, यंगेस्ट रीडर्स के अंदर जल्दी डेवलप होगा, राइट। ओके, व्हेन, अब यहां पे व्हेन भी क्या दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, ऊपर इफ, नीचे व्हेन, राइट। चलिए, व्हेन चिल्ड्रन वर गिवन वर्ड्स एंड पिक्चर्स, कह रहे जब बच्चों को वर्ड्स और पिक्चर दिए गए थे, दोज हु सीम टू इग्नोर द पिक्चर्स, कह रहे जिन्होंने पिक्चर को इग्नोर कर दिया,
और पॉइंटेड एट द वर्ड्स, और वर्ड्स पर ही पॉइंट किया या उसी पर निशाना रखा अपना। लर्न मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन हु पॉइंटेड एट द पिक्चर, कह रहे जिन बच्चों का ध्यान पिक्चर्स पर था उनके मुकाबले जिन बच्चों का ध्यान वर्ड्स पर था उन्होंने ज्यादा बढ़िया किया यहाँ पर। बट दे स्टिल लर्न फ्यूअर वर्ड्स देन द चिल्ड्रन हु हैड नो इलस्ट्रेटिव स्टेबली एट ऑल। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कम वर्ड यूज किए उनसे जिनके पास कोई पिक्चर थी ही नहीं। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 लेवल बना दिए हैं। ठीक है, तो एक तो वो बच्चे हैं जो पिक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, एक वो बच्चे हैं जो पिक्चर भी है उनके पास और वर्ड्स भी हैं, लेकिन वो पिक्चर को इग्नोर कर रहे हैं, वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक बच्चे हैं जिनके पास पिक्चर थी ही नहीं, जो कह जिनका पिक्चर नहीं थी वो सबसे बढ़िया रह गए हैं। सेकंड नंबर कौन से, जिनका पिक्चर भी थी लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे खराब कौन से हैं, जिन्होंने पिक्चर्स पर ध्यान दिया है। चलिए अब हम अपनी ऑप्शन देखें, समझ में आ गया हमें यहाँ पे क्या बात हो रही है। ऑप्शन क्या है, लर्न टू एसोसिएट द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट विद पिक्चर। कह रहे वो ले बच्चों की रीडिंग स्किल अच्छे से हुई जो पिक्चर से उसको जोड़ सकते थे। नहीं, हमारे वो तो कह रहा है पिक्चर होनी ही नहीं चाहिए। आर एक्सपोज टू मॉडर्न टीचिंग टेक्निक, कोई मॉडर्न टीचिंग की बात नहीं हुई। आर एनकरेज टू इग्नोर पिक्चर इन द टेक्स्ट, इस तरह की इसकी कुछ कुछ बात हुई है, पिक्चर्स को इग्नोर करना है। लर्न द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज। चलिए ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ये बचा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है बच्चों को, ठीक है, जैसे ये यंगेस्ट की तो बात हुई नहीं, यस ऑब्वियसली यंगेस्ट की बात यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होगा, यंग रीडर होंगे। अब हमने क्योंकि ऑप्शन देखी, कोई और ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं हो रही है, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर ये बनेगा। एक और चीज यहाँ पे क्या कह रहे थे, जब पिक्चर ना हो, सबसे बढ़िया डेवलपमेंट तो उनकी हुई है जिनको पिक्चर दी ही नहीं गई, लेकिन उनका वो लिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब वो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, फिर हमें किस पे जाना पड़ेगा, सेकंड बेस्ट ऑप्शन के ऊपर। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या थी, तो उनके पास पिक्चर्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स को इग्नोर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन दी होती ऐसी, इसमें होता पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है, फिर हमें उसको पिक करना था। अब हमारे पास ऑप्शन ही एक बच गई है, विच इज दिस, जिसमें कि पिक्चर्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरह से भी कभी कभी दे यूज ट्रिक्स टू कंफ्यूज यू पीपल। So here is our answer. Answer is C. Okay, so यहाँ पे हमारे MCQs वाली जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आपको अब मैंने आपको पहले बताया स्ट्रेटजी क्या है, उसका फिर उसको यूज करके भी दिखाया। आप में से अगर कईयों को आंसर उनके साथ साथ निकल रहे थे तो आप समझ सकते हैं, जब हम सही प्लान से चलते हैं तो हमारे आंसर जो MCQs है उसमें भी निकल जाते हैं, है ना। अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने बेसिकली वो रीडिंग पिक की है शुरू के अंदर जो बहुत डिफिकल्ट है, जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप आंसर निकाल रहे हैं पहले से, तो ये समझ लीजिए क्यों निकल रहे हैं आंसर, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से फॉलो किया गया। जो आपको बताया जाता है अगर आप उसको ढंग से फॉलो करेंगे तो रीडिंग इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप लोग प्लीज कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है। नहीं तो आप क्या देख रहे हो, अगर आपको कोई कमेंट अपना कोई सजेशन नहीं है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एटलीस्ट हाँ यार दिस वीडियो इज गुड, है ना। मैं देख रहा हूँ आप बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट करने के अंदर। प्लीज कमेंट एंड या शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वो लोग जो आज का पेपर देने के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठाएं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व हियर। आपने वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं। हमें यही पता लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है, आप लोगों की हेल्प हो रही है, तभी आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने देखा आज MCQs को कैसे हैंडल करना चाहिए। आई होप कि इससे आपके MCQs पर आपकी पकड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप अपना डिजायर बैंड्स को ले सकेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।